रास्ते में कई मॉन्स्टर्स को हराते हुए दो बड़े गुस्से वाले मॉन्स्टर्स के सामने रुकता है, पर बाय बिल्कुल नहीं घबराता और अपनी पियर्सिंग ऑफ सफरिंग एबिलिटी यूज़ करता है, जिससे ज़मीन से कई खूनी स्पाइक्स उभरती हैं जो मॉन्स्टर्स की तरफ जाती हैं और उन्हें पियर्स करके ख़त्म कर देती हैं। प्रोटैगनिस्ट खुश है क्योंकि उसने केव के ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर्स ख़त्म कर दिए, सिर्फ बॉस बचा है। मॉन्स्टर्स के सोल्स प्रोटैगनिस्ट की तरफ जाते हैं, जिससे वो लेवल 10 तक पहुंच जाता है। सिस्टम उसे क्विक लेवल 10 तक पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बताता है कि उसने रेपुटेशन सिस्टम अनलॉक कर लिया है और कभी भी अपनी रेपुटेशन चेक कर सकता है और चूज़ कर सकता है कि कौन से एलाइज और एनिमीज़ बनाने हैं। वो इस रेपुटेशन सिस्टम से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये ओरिजिनल गेम में नहीं था। फिर वो सोचता है कि लोन वुल्फ स्टाइल जो उसे पहले अच्छा लगा था अब शायद इतना रिकमेंडेड नहीं। उसे जल्दी रियलाइज़ होता है कि प्रिंसेस मीना के साथ उसका रिलेशन हॉस्टाइल है क्योंकि उसने उनकी हेल्प करने में हेजिटेशन किया। थोड़ी शर्मिंदगी फील करता है, सोचता है कि वो लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। इधर जहाँ प्रिंसेस का ग्रुप बंधा हुआ था, प्रिंसेस के गार्ड्स गुस्से में हैं। ओशी चिल्ला के बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट ने उसके नर्व्स पे चढ़ दिया, जानना चाहता है कि एक लेवल 1 वाला इतना इडियट कैसे हो सकता है कि उन्हें वहाँ छोड़ के अकेला चला गया। ग्लोरी बोलती है कि उसने सुना था कि रिबॉर्न बस अपने बारे में सोचते हैं। ये सब सुन के प्रिंसेस उन्हें बकवास बंद करने को बोलती है। वो क्लियर करती है कि वो सब वहाँ इसलिए फंसे हैं क्योंकि वो वीक हैं। वो एम्फेसाइज करती है कि ग्रुप की लीडर होने के नाते ये सब उसकी गलती है क्योंकि वही उन्हें यहाँ मौत के मुंह में ले आई और सबसे माफ़ी मांगती है। ग्लोरी मुस्कुराती है और प्रिंसेस से पूछती है कि ये क्या बोल रही है। माफ़ी न मांगने को बोलती है क्योंकि उन्होंने उसके लिए लॉयल्टी की कसम खाई है। होशी बताता है कि वो शिकायत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें मौत से डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रिंसेस के देश को रिस्टोर करने का सपना इतनी जल्दी टूटते नहीं देखना चाहते। इसी वक्त दो घूमते हुए डैगर्स आते हैं और प्रिंसेस के ग्रुप की रोप्स काट देते हैं। गिरते वक्त वो प्रिंसेस के लिए चिंता करते हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में उसकी हिफाजत करनी है। वो ज़मीन पे गिरते हैं, प्रिंसेस गार्ड होशी पे गिरती है जो उसका फॉल कुशन करता है, जबकि डेव एक फेलाइन बीस्ट होने के नाते अपने पैरों पे लैंड करता है और बोलता है कि लगता है प्रोटैगनिस्ट अभी मरा नहीं। होशी प्रिंसेस की चिंता में पूछता है कि वो ठीक है और वो बोलती है हाँ। ग्लोरी कुछ समझ न पाते हुए जानना चाहता है कि उन्हें किसने बचाया। प्रोटैगनिस्ट हुड पहने हुए उनके पास आता है और बोलता है कि चिंता न करो, भले ही उन्होंने उसका अपमान किया पर वो बड़ा दिल वाला बनने का फैसला करता है। वो उसकी आवाज़ सुन के शॉक हो जाते हैं। जब वो हुड उतारता है, बाई पूछता है कि वो इतने सरप्राइज्ड क्यों लग रहे हैं क्योंकि उसने पहले ही वार्न किया था कि वो वापस आके उन्हें बचाएगा। वो क्लियर करता है कि असली सरप्राइज अभी आने वाला है, बताता है कि बॉस 1 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। फिर वो सबसे बैटल के लिए तैयार होने को बोलता है। प्रोटैगनिस्ट प्रिंसेस के पास जाता है और उसके हाथ बंधे रोप्स काट देता है। प्रिंसेस बोलती है कि वजह जो भी हो वो शुक्रगुजार है क्योंकि अगर एमसी ना होता तो वो सब वहाँ स्केलेटन बनने तक पड़े रहते। बाई बोलता है कि शुक्रिया का टाइम नहीं क्योंकि बॉस 40 सेकंड में आ जाएगा। सबसे कहता है कि अपने वेपन्स उठाओ और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। ओशी गुस्से में प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि प्रिंसेस से बात करते वक्त अपनी आवाज़ नीचे रखे। ग्लोरी दूसरी तरफ शॉक में है, रियलाइज़ करती है कि आधे दिन से भी कम टाइम में प्रोटैगनिस्ट लेवल 1 से लेवल 10 तक पहुंच गया। बोलती है कि रिबॉर्न के पास राज होते हैं और लगता है प्रोटैगनिस्ट भी इसमें एक्सेप्शन नहीं। बाई अपना हुड वापस पहन लेता है, सोचता है कि उसकी प्रोवोकेशंस काम कर गई और डिसाइड करता है कि ऐसे ही चलता रहेगा। फिर वो बोलता है कि अगर यहाँ कोई उसे मारना या हर्ट करना चाहता है तो आगे बढ़े, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और क्लियर करता है कि उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ के बिना ये लोग बॉस का सामना नहीं कर पाएंगे। होशी अभी भी गुस्से में प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि वो अपने आप को क्या समझता है, बस लेवल 10 तक पहुंचकर इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। पर प्रिंसेस होशी को रोकती है, कहती है कि बड़े दुश्मन के खिलाफ जज्बातों में नहीं बहना चाहिए और सबको कॉम्बैट मोड में आने का ऑर्डर देती है। ये बोल के वो तुरंत अपना ग्लोइंग स्टाफ समन करती है। सब जल्दी से बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। मीना एम्फेसाइज करती है कि भले ही उसके पास कई डाउट्स हैं पर उसके दिल में अभी भी उम्मीद है और वो और गलतियां नहीं होने देगी। बाई खुश है, सोचता है कि इस छोटे से मोमेंट में उसने प्रिंसेस का इवैल्यूएशन किया और लगता है उसका पर्सनैलिटी नहीं बदला, अभी भी फेयर और डिटरमाइंड है। वो कंक्लूड करता है कि प्रिंसेस के ग्रुप का उसके प्रति हॉस्टिलिटी इसलिए है क्योंकि उसने पहले उन्हें नहीं बचाया, ना कि इसलिए कि वो रिबॉर्न है, मतलब वो अगले बॉस बैटल के लिए उन पर भरोसा कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट टाइम वेस्ट नहीं करता और अपना थंडर ट्रैप सेट करता है। वार्न करता है कि बॉस के आने में सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। उसका थंडर ट्रैप जब एक्टिवेट होता है, लाइटनिंग अटैक्स और पैरालिसिस देता है। वो सोचता है कि फेज 1 शुरू होने वाला है और प्रिंसेस मीना के ग्रुप से बोलता है कि बॉस को 3 मिनट तक रोके रखें। ये बोल के वो एकदम गायब होने लगता है, जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रोटैगनिस्ट सडनली इनविजिबल हो गया।
वो सोचते हैं कि वो क्यों गायब हुआ और 3 मिनट तक बॉस को क्यों रोकना है। इसी वक्त एक बड़ा क्रीचर कूदता है और जोरदार धमाके के साथ लैंड करता है, लैंडिंग एरिया को तबाह कर देता है। सब शॉक हो जाते हैं कि बॉस एग्जैक्ट वक्त पे आया जैसा प्रोटैगनिस्ट ने कहा था। सोचते हैं कि ये लड़का प्रेडिक्ट कैसे कर लिया। ये है ब्लैक क्लैन का लीडर मुइक लेवल 30 ब्लड एक्स। गुस्से में वो डिमांड करता है कि सब चुपचाप बंधे क्यों नहीं रहे और क्या वो सच में सोचते हैं कि उससे भाग सकते हैं। और बॉस प्रोटैगनिस्ट के बिछाए ट्रैप पे पैर रखता है जो एक्टिवेट हो जाता है। एक खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक मुई के पूरे बॉडी में दौड़ता है, उसे थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है। होशी यकीन नहीं कर पाता, सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट को कैसे एग्जैक्ट पता था कि बॉस कहाँ अपीयर करेगा क्योंकि ट्रैप परफेक्ट था। पर प्रिंसेस चिल्लाती है, उसे बोलती है कि अब इसकी चिंता न करे, बैटल पे फोकस करे क्योंकि बॉस के पैरालाइज होने से उन्हें एडवांटेज मिल गया है। वो सबसे कहती है कि बॉस पे अपने अटैक्स कंसंट्रेट करें क्योंकि उसे हर हाल में मारना है। प्रोटैगनिस्ट के ट्रैप का इफेक्ट खत्म होने के बाद मुइक दहाड़ता है, पूछता है कि क्या वो सच में सोचते हैं कि ये ट्रैप उसे ज़्यादा देर रोक सकता था और क्या वो सोचते हैं कि उसे मार सकते हैं। वो पूरी ताकत से होशी पे चार्ज करता है और एक पावरफुल अटैक देता है जिससे वॉरियर को ब्लॉक करना पड़ता है। होशी यकीन नहीं कर पाता कि मुइक के अटैक में इतनी ताकत है, सोचता है कि ब्लॉक करने के बावजूद भी डैमेज होगा। थोड़ी देर बाद बॉस देखता है कि कुछ एरोज उसकी तरफ आ रहे हैं और वो आसानी से उन्हें रिपेल कर देता है। हंसता हुआ वो क्लियर करता है कि सस्ते ट्रिक्स उस पर काम नहीं करेंगे, पर जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसका हाथ कई वाइन से जकड़ा हुआ है। ये बोल के मुइक अपने पावरफुल एक्स से एक सर्कुलर अटैक करता है जिससे सब वाइन्स जो उसे जकड़ रही थी तुरंत कट जाती हैं। फिर मुइक एक और जोरदार वार करता है, जमीन पे अटैक करता है जिससे एरिया में तबाही मच जाती है क्योंकि होशी साइड में कूद के अटैक डॉस करता है। इसी वक्त मुइक अपने अटैक से बने डिब्रीज का फायदा उठाता है और अपनी ऑल डायरेक्शन शॉट्स एबिलिटी यूज करता है। अपनी बॉडी के अराउंड एक वॉर्टेक्स बनाता है और डिब्रीज को प्रिंसेस के ग्रुप की तरफ फेंकता है, पर प्रिंसेस जल्दी से अपनी एबिलिटी यूज करती है और सबके लिए एनर्जी शील्ड्स बनाती है, सक्सेसफुली उनकी डिफेंस करती है। होशी गुस्से में बोलता है कि बॉस का अटैक अनअवॉइडेबल था और प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि वो ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे उन्हें छोड़ के क्या सोच रहा था। ग्लोरी प्रिंसेस के लिए चिंतित होशी से बोलती है कि अभी के सिचुएशन पे फोकस करें क्योंकि अगर बॉस ऐसे ही स्ट्रॉन्ग अटैक्स करता रहा और प्रिंसेस को डिफेंस के लिए शील्ड्स बनाने पड़े तो उसका मैजिक पावर जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रिंसेस पर अपनी एबिलिटी पे फोकस रहती है, सबसे बोलती है कि उसकी चिंता ना करें क्योंकि उसके पास अभी भी काफ़ी एनर्जी है और ये भी कहती है कि वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं रह सकते, काउंटर अटैक का रास्ता ढूंढना होगा। इसी वक्त मुइक नोटिस करता है कि सबके शील्ड्स प्रिंसेस से आ रहे हैं और उस पर चार्ज करता है, अपना पावरफुल अटैक तैयार करता है और बोलता है कि पहले वही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगी क्योंकि वो ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। ये बोल के वो अपना पावरफुल अटैक करता है पर होशी सामने कूदता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका शील्ड तुरंत टूट जाता है। मुइक और भी गुस्से में आता है और तुरंत दोबारा अटैक के लिए तैयार होता है। होशी से पूछता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इतना इंसिग्निफिकेंट आदमी उसका अटैक ब्लॉक नहीं कर सकता। इसी वक्त बॉस दर्द से चिल्लाता है और पलटता है, रियलाइज करता है कि प्रोटैगनिस्ट ने उसके पीठ में डैगर्स घुसा दिए। वो जल्दी से बाई से पूछता है कि ये क्या करने की सोच रहा था। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसने बस डैगर में थोड़ा स्पाइस ऐड किया और मुइक से पूछता है कि क्या उसे ये पसंद नहीं आया। फिर वो बताता है कि ये स्पाइस और कोई नहीं बल्कि वाटर्स ऑफ हेल के एसिडिक रिवर से बना पॉइजन है और जितना टाइम ये पॉइजन बॉडी में रहेगा उतना ही लंबा इफेक्ट रहेगा। मुइक इरिटेट हो जाता है और बाई से पूछता है कि क्या वो उसके प्रेफरेंसेस का मजाक उड़ा रहा है और तुरंत उस पर अटैक करता है, पर बाई जल्दी कूद के अटैक आसानी से डॉस कर देता है। होशी प्रोटैगनिस्ट के मूवमेंट्स देख के इम्प्रेस हो जाता है, बोलता है कि लेवल 10 पे इतनी एजिलिटी होना इम्पॉसिबल है। इसी वक्त मुइक कोरोसिव पॉइजन के दर्द से चिल्लाने लगता है और प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि उसे कैसे पता था कि वाटर्स ऑफ हेल का एसिड प्लैग क्लैन के मेंबर्स के लिए फेटल होगा। वो गुस्से में बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट को उसे पैथेटिक दिखाने की सज़ा मिलेगी और कई अटैक ज़मीन पे करता है जिससे मैसिव डिस्ट्रक्शन हर डायरेक्शन में फैलती है। प्रिंसेस का ग्रुप सोचता है कि क्या बॉस ने पॉइजन की वजह से कंट्रोल खो दिया और पागल हो गया। इसी वक्त होशी चिल्लाता है, बोलता है कि ये वही चांस है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि बॉस वीक हो गया है और सबसे तुरंत अटैक करने को कहता है। पर मुइक का अटैक एक पाइल ऑफ डिकम्पोजिंग बॉडीज़ की तरफ जाता है। भाई समझते हुए चिल्लाता है कि सब रुक जाओ और इसी के साथ एक बड़ा धमाका होता है जिससे डिकम्पोजिंग बॉडीज़ हर तरफ उड़ने लगते हैं। फिर कॉप्सेस जागने लगते हैं क्योंकि बॉस का अटैक एक्चुअली उसकी कॉप्स म्यूटेशन एबिलिटी थी जिससे सब कॉप्सेस उठकर हॉरिफाइंग म्यूटेशन से गुजरने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट ये कैओटिक सीन देख के सोचता है कि बैटल अब फेज 2 में एंटर कर चुकी है
वो जल्दी पलटता है, सबसे म्यूटेड कॉर्प्सेस को रोकने को बोलता है और बॉस को उस पे छोड़ने को कहता है। होशी गुस्से में पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट पागल हो गया है, क्योंकि कोई भी मुइक का अकेला सामना नहीं कर सकता। मीना चिल्लाती है, होशी को रोक के और सबसे प्रोटैगनिस्ट के कहने के मुताबिक करने को बोलती है, फिर फॉर्मेशन में आने को कहती है, क्योंकि कोई भी म्यूटेशन उनके पास नहीं आना चाहिए। इसी वक्त मुइक प्रोटैगनिस्ट का सामना करते हुए हंसता है और बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट में हिम्मत तो है जो उसका अकेला सामना करना चाहता है, पर क्लियर करता है कि उसे पॉइजन का दर्द अब आदत हो चुकी है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि पूरी ताकत से उस पे आए, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहता है। बाई तैयार होता है, सोचता है कि बॉस का इतनी जल्दी अडेप्ट होना एक्सपेक्टेड था। दूसरी तरफ पॉइजन का इफेक्ट अभी 1 मिनट तक रहेगा उसके ओरिजिनल प्लान के हिसाब से। वो ये दिमाग में रखता है कि जब तक वो खुद नहीं मरता प्रिंसेस सेफ रहेगी। फिर वो डिसाइड करता है कि अगले 1 मिनट में ये बैटल खत्म करेगा। मुइक प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ाना शुरू करता है, बोलता है कि उसे हराने के बारे में सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि कैसे मिंस्ड मीट बनने से बचेगा। पर बाई टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पास बैटल खत्म करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है और वो अपनी कॉम्बैट एबिलिटी क्रिम्सन इन्फर्नो यूज करता है। बॉस की तरफ सीधा चार्ज करते हुए वो बोलता है कि उसे मिंस्ड मीट वाली बात पसंद आई, क्योंकि वही वो करने वाला है। पर जैसे ही वो मुइक की तरफ बढ़ता है, प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि बॉस को हराने के पहले के फेल्ड अटेम्प्ट्स। सोचता है कि मुइक द ब्लड एक्स अपनी टफ को स्किन और फ्लैशी होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो पहले लगभग 30 बार इससे हार चुका था। पर जल्दी ही वो देखता है कि बॉस भी पूरी ताकत से उसकी तरफ आ रहा है, जिससे उसे मुइक का अटैक जल्दी डॉज करना पड़ता है। बाई चिंता में पड़ जाता है, सोचता है कि बॉस के अटैक्स फास्ट हैं और ऑफेंसिव पावर हाई है। ऊपर से मुइक का वेपन लाइफ स्टील भी कर सकता है। उसके करंट एचपी और लेवल के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डायरेक्ट अटैक्स ही सह सकता है। और बाई थोड़ा रिलीफ भी फील करता है, क्योंकि उसकी एजिलिटी हाई है और अगर वो अगले कुछ मिनट्स तक डॉज और सरवाइव कर सके तो पॉइजन से बॉस का एचपी कम हो जाएगा और वो फाइनल बैटल में जा सकेगा। पर मुइक टाइम वेस्ट नहीं करता और पहले के अटैक का बचा हुआ डिब्रीज फेंकता है। पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या हुआ, जैसे उसने कहा था कि उसे मिंस्ड मीट बना देगा, पर वो बस भाग रहा है। फिर वो उसे सीधा सामना करने को बोलता है। बाई जल्दी से बॉस के फेंके डिब्रीज से कूद के अलग होता है। मीना इंट्रीग्ड प्रोटैगनिस्ट की एजिलिटी देखती है, नोट करती है कि उसने कैसे कई बार अटैक डॉज किया और जिस तरह से वो अटैक्स के टाइमिंग और रेंज को समझता है वो कोई नॉविस नहीं जानता, बल्कि एक वेटरन जैसा है जो कई बैटल से गुजर चुका है। पर वो जल्दी सोचती है कि सिर्फ एजिलिटी काफ़ी नहीं होगी। मुइक जिसका एचपी अब आधे से कम है और अभी भी पॉइजन, बोलता है कि उसे प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रैटेजी समझ आ गई। कहता है कि भाई बस उसके अटैक्स डॉज कर रहा है ताकि पॉइजन अपना इफेक्ट करे। ये बोल के वो अपनी टेरिफाइंग एबिलिटी ब्लड डांस यूज़ करता है और बाई से पूछता है कि पहले कौन मरेगा, वो पॉइजन से या प्रोटैगनिस्ट उसके एक्स से। बाई बॉस को देख के सोचता है कि बैटल अब तीसरे फेज में पहुंच गई है। इसी वक्त मुइक बोलता है कि वो देखना चाहता है कि प्रोटैगनिस्ट उसके ब्लड डांस से कैसे बचेगा और तुरंत एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। बाई अपने घुटने से अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका एचपी कम हो जाता है और उसकी टांग खून से लथपथ हो जाती है। मुइक प्रोटैगनिस्ट की हालत देख के जोरदार हंसता है, बोलता है कि चाहे वो कितना भी फास्ट हो ब्लड डांस से नहीं बचेगा। बाई याद करता है कि तीसरे फेज में बॉस का अटैक रेंज बहुत बढ़ जाता है और बिना हर्ट हुए डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और वो जल्दी अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है, सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने इसी मोमेंट का इंतजार किया था। होशी और ग्लोरी एमसी की तरफ चिंता से देखते हैं जब होशी बोलता है कि बॉस से खून की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। वो कहता है कि भले ही बाइडॉज में अच्छा है, इस बार वो नहीं बचेगा और ग्लोरी से बोलता है कि कॉप्सेस उस पे छोड़ दे, वो एमसी की बॉस के खिलाफ मदद करेगा। ग्लोरी अपने दोस्त की रिक्वेस्ट से अनईजी फील करती है, क्योंकि जागते हुए कॉप्सेस एंडलेस हैं और वो अकेला उन्हें नहीं रोक सकता। इधर गुस्से में आया मुइक अपना अटैक तैयार करता है। वो वार करता है, पर एमसी के बॉडी पे लगने पर रियलाइज़ करता है कि अटैक कनेक्ट नहीं हुआ और एमसी का बॉडी गायब हो जाता है। इसी वक्त बाई मुई के पीछे अपीयर होता है अपनी शैडो अटैक स्किल यूज़ करके। बॉस कंफ्यूज होकर पलटता है, पूछता है कि ये कैसी टेलीपोर्टेशन स्किल है और एमसी के लेवल का कोई ऐसी कैसे रख सकता है। एमसी को याद आता है कि जब वो गेम खेलता था उसने इंस्टिंक्टिवली बॉस के फियर्स मूव्स अवॉइड किए थे और इस फेज को जीतने की थी क्लोज रेंज अटैक्स। फिर वो मुइक के पीठ पे इन्फर्नल रिवर के एसिड कोटेड डैगर से कई बार करता है। उसे याद है कि तीसरे फेज में बॉस का अटैक स्पीड और डिफेंस दोनों स्लो हो जाते हैं, जिससे वो शैडो अटैक्स यूज़ करके बॉस के अराउंड सही डिस्टेंस तक पहुंच सकता है। स्प्लैश डैमेज मैनेज करता है और ब्लोज ट्रेड करता है। मुइक एमसी के अटैक से दर्द से चिल्लाने लगता है। उसका एचपी सिर्फ 10% रह जाता है और वो एमसी को कर्स करता है,
पूछता है कि वो हमेशा पीठ में क्यों वार करता है। ये सीन देख के ग्लोरी यकीन नहीं कर पाती, समझने की कोशिश करती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि लगता है एमसी ने टाइट टर्न कर दिया। होशी बोलता है कि बाई को अपनी जान की कोई कदर नहीं, इतनी करीब से हेवी ब्लो लेना प्योर रेकलेसनेस है। देव सोचता है कि शायद एमसी ने बॉस का वीकनेस ढूंढ लिया। मुइक एमसी को हर हाल में मारने की कोशिश करता है, पर वो बहुत एजाइल है, सब अटैक्स आसानी से डॉस कर लेता है। फिर थोड़ी दूरी बना के वो बॉस की तरफ फुल ऑन जाता है, अपनी शैडो क्लोन एबिलिटी यूज करता है और मुइक पे अनेक वार करता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाता है। गुस्से में मुइक एक स्वीपिंग अटैक से एमसी को मारने की कोशिश करता है। मान लेता है कि उसे इतना प्रेशर एक्सपेक्ट नहीं था, पर भाई एक बार फिर डॉस कर देता है। इसी वक्त मुइक बोलता है कि सॉल्वेशन आइटम्स पाना मुश्किल था, पर उसे एक इनसिग्निफिकेंट एमसी पे यूज करना पड़ेगा। ये बोल के वो अपनी ब्लड सिफॉन रूने एक्टिवेट करता है, जो डीप स्पेस आइटम का नॉक ऑफ है। इस रूने से मुइक टारगेट्स का खून एब्जॉर्ब करके अपना एचपी रिकवर कर सकता है। तुरंत बाद वो कॉप्सिस से लाइफ ड्रेन करना शुरू करता है। प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि जब तक वो अपना एचपी रीगेन नहीं कर लेता वेट करे, क्योंकि वो उसे टुकड़े टुकड़े करने वाला। और बुरा ये कि सिस्टम अनाउंस करता है कि बॉस के पॉइजन और बर्न डेबफ्स नलिफाई हो गए हैं। बाई पसीना छोड़ने लगता है, सच में चिंता में, क्योंकि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि बॉस के पास ब्लड सिफॉन होगा। उसे रियलाइज होता है कि नए फीचर्स आ रहे हैं जो ओरिजिनल गेम में नहीं थे, और इतने क्रिटिकल मोमेंट पे। पर तभी एक मैसिव मैजिकल शील्ड मुइक के नीचे अपीयर होता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। सोचता है कि उसकी स्किल क्यों इंटरप्ट हुई। ये प्रिंसेस मीना थी, जिन्होंने अपनी फॉरबिडन बैरियर स्किल यूज की, जिसमें एक मैजिकल शील्ड टारगेट के अराउंड समन होता है, उसका आउटर साइड वर्ल्ड से कनेक्शन काट देता है और हीलिंग या ब्लेसिंग्स रोक देता है। वो एमसी पे चिल्लाती है, बोलती है कि पैनिक ना करे, बताती है कि बॉस की एबिलिटी डीप स्पेस आइटम का इमिटेशन है और वो अपने स्पेल से इसे आसानी से डिसेबल कर सकती है। फिर वो सबसे बोलती है कि कॉप्सिस की चिंता ना करें और सिर्फ बॉस पे फोकस करें, ताकि एक ही वार में उसे ख़त्म कर सकें। इसी वक्त मुइक प्रिंसेस पे गुस्से में आता है, पूरी ताकत से उस पर चार्ज करता है, इल्ज़ाम लगाता है कि वही उसकी सारी प्रॉब्लम्स की वजह है, और बोलता है कि उसे शुरू से ही मार देना चाहिए था। प्रिंसेस के गार्ड्स चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसे डिफेंड करना अब लेट हो चुका है। पर एमसी अपीयर होता है, मुइक के पावरफुल स्ट्राइक को ब्लॉक करता है, जिससे इम्पैक्ट से एक एयरवेव एरिया में फैल जाती है। मीना ये सब देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाई, और जल्दी से बाई से माफ़ी मांगती है। इसी वक्त एमसी अपने एक आइटम का यूज़ करता है और एक इंटेंस एनर्जी उसके पूरे बॉडी को घेर लेती है। वो प्रिंसेस से बोलता है कि माफ़ी ना मांगे, क्योंकि गलती उसकी थी कि उसने बॉस को जल्दी ख़त्म नहीं किया। मुइक फिर से तैयार होता है, एमसी से पूछता है कि वो कब तक उसे परेशान करता रहेगा। बाई और प्रिंसेस भी तैयार हो जाते हैं, और एमसी क्लियर करता है कि उसका अगला मूव आखिरी होगा, क्योंकि वो बैटल को एक बार में ख़त्म करना चाहता है। मुइक घबरा जाता है, कुछ गलत फील करता है, एमसी से एक ऐसी ऑरा महसूस करता है जो उसे बुरा वाइब देती है, और रियलाइज़ करता है कि एमसी का ब्लड सेंट उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पलटता है और भागता है, एमसी से चिल्लाता है कि इस बार उसे छोड़ रहा है। जैसे ही बॉस रिट्रीट करता है, उसकी स्किल का इफेक्ट खत्म हो जाता है और कॉप्सिस ज़मीन पे गिरने लगते हैं। प्रिंसेस के गार्ड्स उसके पास आते हैं और होशी माफ़ी मांगता है कि वो उसे बचाने में लेट हो गया, जिससे वो खतरे में पड़ गई। प्रिंसेस बोलती है कि चिंता न करें, क्योंकि सब बॉस से सर्वाइव कर गए और ये सबसे ज़रूरी है। इसी वक्त एमसी मुइक के पीछे तेज़ी से दौड़ता है, बोलता है कि बैटल अभी ख़त्म नहीं हुई और वो लोग गार्ड नहीं छोड़ सकते। मीना पलट के एमसी से रुकने को बोलती है, कहती है कि ये जीत का पीछा करने का वक्त नहीं, और बेस्ट ऑप्शन ये है कि जल्दी से निकल जाए। वो कूदता है और जवाब देता है कि उसे पता है वो क्या कर रहा है। बॉस तक पहुंचते ही बाई बिना टाइम वेस्ट किए अपनी शैडो फॉर्मेशन स्किल यूज़ करता है, अपने कई शैडो क्लोन्स बनाता है जो मुइक को पूरी तरह घेर लेते हैं। बिना झिझक वो और उसके शैडो क्लोन्स कई अटैक्स लॉन्च करते हैं, बॉस को टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर देते हैं। एमसी सोचता है कि वो बॉस को भागने नहीं दे सकता था, वरना दूसरे अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस आ सकते थे। बॉस के डिफीट होने के बाद प्रिंसेस की पूरी टीम लेवल अप करती है। सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि मुइक द ब्लड एक्स को हरा दिया गया है, और इसके लिए उसे 320 गोल्ड कॉइन्स और 15,000 सोल पॉइंट्स मिले हैं। इससे बाई 2 बार लेवल अप करता है, अब लेवल 12 पर पहुंच जाता है। बॉस के बॉडी के ऊपर खड़ा होकर वो सोचता है कि उसने आखिरकार केव ऑफ लैमेंट्स का टफेस्ट लेवल पार कर लिया, जिससे सबको राहत की सांस मिलती है। सिस्टम उसे ये भी बताता है कि उसे ब्लड डांस एक्स मिला, एक 2 हाथ का बैटल एक्स जो खून और मांस से भीगा है, जिसे पकड़ने से यूजर रेज में चला जाता है, और इसमें यूनिक कॉम्बैट एबिलिटी ब्लड डांस है। उसे कॉप्स मैनिपुलेशन स्किल बुक भी मिलता है, एक अपग्रेडेबल स्किल जो सीखने के बाद यूजर को लेवल 30 से नीचे के कॉप्सेस को कंट्रोल करने देता है, जो कमांड्स फॉलो करते हैं जब तक दोबारा न मरे। आखिर में उसे ब्लड सिफॉन आइटम मिलता है, जो डीप स्पेस आइटम का इमिटेशन है।
इसका यूज करने से यूजर लेवल 10 से नीचे के क्रीचर्स की लाइफ फोर्स अब्जॉर्ब कर सकता है, धीरे धीरे एचपी रिकवर करता है। इसी वक्त प्रिंसेस मीना एमसी के पास आती है और माफ़ी मांगती है। कहती है कि उसे उसके जजमेंट पे सवाल नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि अब तक उसके सारे जजमेंट सही रहे हैं। वो उसे पहले के अटैक ब्लॉक करने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि उसका एक एहसान बनता है। बाई मुस्कुराता है और बताता है कि उसकी याद से ये एक्चुअली 2 एहसान है, पर बेहतर होगा बाद में बात करें जब वो सच में यहाँ से निकल जाए। फिर वो प्रिंसेस के इस जजमेंट वाली बात पे रिफ्लेक्ट करता है। सोचता है कि शायद ये पूरी तरह सही नहीं, पर थोड़ी सी बात तो सही है। वो सोचता है कि ऐसी चीज़ें क्यों दिख रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, और क्या सब कुछ रिबॉन से कनेक्टेड है। वो कंक्लूड करता है कि उसे जल्दी ये क्लियर करना होगा, वरना वो हमेशा अननोन डेंजर्स का सामना करता रहेगा। वो सब रिग्रुप करते हैं और ग्लोरी एमसी से बोलती है कि उसने जो कुछ किया वो इम्प्रेसिव था। यकीन नहीं होता कि इतने कम टाइम में वो इतना चेंज हो गया, ऑलमोस्ट एक अलग इंसान लगता है। बिल दूसरी तरफ बताता है कि ये रिबॉन की स्पेशल नेचर है। एमसी का शुक्रिया अदा करता है उन्हें बचाने के लिए और कहता है कि एक दिन उसके साथ डेथ मैच लड़ना चाहता है। होशी बाई के पास आता है और माफ़ी मांगता है। कहता है कि शुरू से उसे उसके प्रति हॉस्टिलिटी थी और उसने बहुत बकवास की। वो बहुत शर्मिंदा है और दोबारा माफ़ी मांगता है। उम्मीद करता है कि बाई उसे माफ़ करेगा, क्योंकि एमसी एक सच्चा हीरो है। इसी वक्त सिस्टम एमसी को बताता है कि प्रिंसेस मीना के फैक्शन के साथ उसका ग्रैटिट्यूड का डेट सेटल हो गया है और उसके करेजियस रेस्क्यू ने फैक्शन का मोराल उसके लिए बहुत बूस्ट किया है, जिससे उसकी ओवरऑल रेपुटेशन अब वेरी फ्रेंडली हो गई है। ये सुन के बाई ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसे असल में रेपुटेशन सिस्टम के साथ मिलने वाले रिवॉर्ड्स में इंटरेस्ट है। वो ये भी सोचता है कि जब तक उसका मोराल हाई है, ये इन्फो गैदर करने का अच्छा टाइम है। बाई सबसे क्लियर करता है कि वो कोई हीरो नहीं, बस एक रिबॉर्न है जिसे ये वर्ल्ड ख़त्म करना चाहता है। फिर वो बोलता है कि उसने नोटिस किया कि यहाँ किसी को इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं, और पूछता है कि ऐसा क्यों। मीना बताती है कि रिबॉर्न की आइडेंटिटी सच में स्पेशल है, पर उनकी सिचुएशन एमसी जैसी ही है, सब टारगेट हैं। पर वो ऐड करती है कि यहाँ सबको रिबॉर्न्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, क्योंकि एक और बहुत पावरफुल रिबॉर्न ने पहले उनकी मदद की थी। बाई ये सुनकर क्यूरियस हो जाता है और जल्दी से प्रिंसेस से पूछता है कि क्या वो उस पावरफुल रिबॉर्न के बारे में और बता सकती है, क्योंकि एक नए रिबॉर्न होने के नाते उसे अपने जैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना है। वो एग्री करती है, पर पलट के बोलती है कि यहाँ ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं और चलते चलते बात कर सकते हैं। इसके साथ वो केव में आगे बढ़ने लगते हैं और सब खुश हैं कि आखिरकार वो यहाँ से निकल जाएंगे। पर होशी सबको वार्न करता है कि गार्ड रखें, क्योंकि भले ही बॉस डिफीट हो गया, अभी भी कई मॉन्स्टर्स आसपास हैं। थोड़ी देर चलने के बाद प्रिंसेस बोलती है कि उस रिबॉर्न के बारे में बात करने से पहले उसे रिबॉर्न्स के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। वो कहती है कि रिबॉर्न वो लोग हैं जो मरने के बाद किसी मिस्टीरियस वजह से वापस जिंदा हो गए, और उनकी कॉमन ट्रेट ये है कि उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी होती है। वो बताती है कि उन्हें पहली बार फॉलन स्टार वॉर के बाद डिस्कवर किया गया। वो नॉर्मल लोगों से अलग सोचते और काम करते हैं, पर ज़्यादातर क्रूअल और डिप्रेव्ड होते हैं, रूल्स को इग्नोर करते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो यहाँ बिलोंग नहीं करते। वो बताती है कि शुरू में नेशंस ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक एक एंशिएंट प्रोफेसी सामने नहीं आई। प्रोफेसी का जनरल मीनिंग था कि वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा और सिर्फ रिबॉर्न ही सब कुछ रीस्टोर और यूनिफाई कर सकते हैं। इस वजह से हर नेशन ने उन्हें थ्रेट समझा और ये एक्सेप्ट नहीं किया कि डिवीज़न से मिली अथॉरिटी कोई आउटसाइडर छीन लेगा। पर जिस रिबॉर्न ने उनकी मदद की वो अलग था। पावरफुल होने के साथ साथ वो बहुत काइंड और पोलाइट था, बिना उस वाइल्ड और डिप्रेव्ड ऑरा के। बाई को देख के प्रिंसेस बोलती है कि वो सच में उस रिबॉर्न से काफ़ी सिमिलर है। ये सब सुन केमसी शॉक हो जाता है, पर वो सुनता है कि प्रिंसेस कहती है कि उनका उनसे मिलना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य था। वो बताती है कि भले ही उनका फेट ट्यूमल्टुअस हो, रिबॉर्न का डेस्टिनी उससे भी बुरा है, क्योंकि वर्ल्ड उनके लिए हद से ज़्यादा नफरत रखता है, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। इसी वक्त वो पलट के बाई की तरफ एक डैगर फेंकती है। कहती है कि ये उसके लिए गिफ्ट है। बाई डैगर पकड़ता है और जब उसे चेक करता है, प्रिंसेस बोलती है कि ये डैगर उसे उस दूसरे रिबॉर्न से मिला था। ये है डार्क वॉचर्स गेज डैगर। भले ही ये डैगर है, इसका डैमेज एक क्राफ्टेड ब्लेड जैसा है और ये बेरर की असली आइडेंटिटी छुपा सकता है बिना हाई लेवल आइटम्स के, जिससे किसी का रियल नेचर पता करना इम्पॉसिबल हो जाता। बाई क्यूरियस हो जाता है, सोचता है कि उसने पहले कभी इतने पावर्स वाला डैगर नहीं देखा। मीना बताती है कि ये डैगर उसकी रीबॉर्न आइडेंटिटी छुपा सकता है और थ्रेट्स को कम कर सकता है, और शायद उससे दूसरे रीबॉर्न को ढूंढने में भी मदद करे। होशी गुस्से में प्रिंसेस से पूछता है कि उसने इतना इंपॉर्टेंट आइटम एमसी को क्यों दिया, क्योंकि बिना इस डैगर के उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, जो बहुत खतरनाक होगा। ग्लोरी होशी से एग्री करती है, बोलती है कि भले ही एमसी ने उनकी मदद की, वो उससे किसी और तरीके से थैंक यू कर सकते थे।
लेकिन वो मुस्कुराती है और कहती है ये उसका फैसला था और बात खत्म। प्रिंसेस के गार्ड्स की बातें सुनकर बाइक सोचता है क्या ये उसकी बढ़ती हुई रेपुटेशन का इनाम है। फिर वो सोचता है कि डैगर उसे बड़े रिबॉर्न लोगों से तुरंत पहचाने जाने से बचा सकता है और प्रिंसेस अब भी नरम दिल और दयालु है। उसे खुशी से देखते हुए वो सोचता है कि शायद इसी वजह से वो क्वीन नहीं बनेगी। बाइकी के दिमाग में आता है कि स्टार किंगडम के आखिरी वंशज के रूप में प्रिंसेस मीना को शाही परिवार के सदस्य के तौर पर इज्जत वाली जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन एक अचानक बड़ी मुसीबत आई जब दुनिया का रक्षक वर्ल्ड सोल एलियन इन्वेडर्स ने 8 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे बड़ा हंगामा हुआ। भले ही डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेसशिप पे कोई जीवित प्राणी नहीं था, पर अलग अलग अननोन जीन्स ने म्यूटेशंस ट्रिगर किए, जिससे दुनिया अपोकैलिप्टिक क्राइसिस से भर गई। दुनिया को बचाने के लिए स्टार किंगडम ने अपनी सेना को मोबिलाइज किया और म्यूटेंट आर्मी से लड़ाई की, जिससे पहली फॉलन स्टार वॉर शुरू हुई। भले ही उन्होंने म्यूटेंट आर्मी का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया, स्टार किंगडम के रिसोर्सेज खत्म हो गए और वॉर के दौरान 8 लॉर्ड्स की जानबूझकर लापरवाही की वजह से स्टार किंगडम टूट गया और 8 लॉर्ड्स ने अपनी अलग अलग आज़ादी घोषित की। हर एक ने वर्ल्ड स्टोन का एक टुकड़ा ले लिया। ये 700 साल पहले हुआ था और स्टार किंगडम के आखिरी वारिस के रूप में प्रिंसेस मीना को अब भी 8 रिबेल किंगडम्स के लिए खतरा माना जाता है। लेकिन जितना वो उसे दबाते हैं उतनी ही वो किंगडम को वापस लाने के लिए और पक्की इरादा रखती है। ग्लोरी एमसी के पास आती है और पूछती है कि वो वहाँ क्यों खड़ा सोच रहा है। कहता है कि रास्ते में सारी लाशें प्लेग बीस्ट की हैं और क्या उसने सबको मार के उन्हें बचाया। फिर मजाक में कहती है कि एमसी काफ़ी औसम है और अच्छा हुआ वो उनका दुश्मन नहीं बना। तभी ड्यू सबको चिल्लाता है कि एग्जिट अभी आगे है और सब जल्दी खुश होकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। केव से निकलते ही उन्हें एक सुंदर नज़ारा और शानदार सनसेट दिखता है। मीना अपने हाथ फैलाती है और पूछती है कि इतनी गर्म धूप को महसूस किए कितना टाइम हो गया। कहती है कि आज़ादी का एहसास गजब का है। ग्लोरी जोर से हंसती है, प्रिंसेस से सहमत होते हुए कि अब उन्हें केव का अंधेरा, गीला हवा और लाशों की बदबू नहीं सहनी पड़ेगी। वो बाई की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसके लिए कोई शुक्रिया काफ़ी नहीं। समझाती है कि जब आज़ादी छिन जाती है तब जाकर उसकी असली कीमत समझ आती है। वो उसे आराम से रहने को कहता है उसने बस अपना फ़र्ज़ निभाया और कमेंट करता है कि उसने जो डैगर दिया वो पहले ही बड़ा तोहफा है। और क्यूरियस होकर वो प्रिंसेस से पूछता है कि अब आगे क्या करने का प्लान है। उसे देखते हुए बच्ची सोचता है कि भले ही उसे उनका अगला कदम पता है, पर पूछना बेटर है क्या कुछ बदला या नहीं। वो कहती है पहले कुछ करना है। एमसी क्यूरियस होकर पूछता है क्या, पर ग्लोरी शक करके जवाब देती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो नहीं बता सकते। होशी बीच में बोलता है कि ग्लोरी को कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एमसी उनका बचाने वाला है और असली हीरो है। उन्हें उससे राज नहीं रखना चाहिए। मीना मुस्कुराती है और होशी से सहमत होती है। कहती है कि बाई से कुछ छुपाने की वजह नहीं, पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है बात करने में। फिर वो समझाती है कि उन्होंने शुरू में एक मर्सनरी ग्रुप हायर किया था और उन्होंने धोखा दिया, उन्हें खतरनाक हालात में छोड़ दिया बिना किसी चीज़ के, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ले गए जिसकी वजह से उन्हें वापस लेना है। एमसी सोचता है कि ये स्टार कोर होगा, एक नेकलेस जो शैटर्ड वर्ल्ड स्टोन के कोर से बना है, स्टार किंगडम के शाही वंश का प्रतीक और गेम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक। वो कहती है कि ये सब उसकी कमज़ोरी और नादानी की वजह से हुआ, जो अंधेपन में उनके झूठ पर विश्वास किया। इसी वक्त होशी गुस्से में आता है और पत्थर पे मुक्का मारता है। कहता है कि इसमें प्रिंसेस का कोई दोष नहीं था। समझाता है कि वो लोग उसे और पवित्र आर्टिफैक्ट को बचाने के लिए काफ़ी कमज़ोर थे। लोरी भी फ्रस्ट्रेट फील कर रही है, बोलती है कि उनकी वीकनेस तो बस एक पार्ट था प्रॉब्लम का। असली बड़ा इशू ये था कि मर्सनरीज ने अपने आप को इतना अच्छा डिस्गाइज किया कि सब उनके झांसे में आ गए। डीओ अपना सिर झुकाता है और बोलता है कि उसको भी कोई सस्पिशियस स्मेल नहीं मिली और अब डर है कि उनको दोबारा ढूंढना मुश्किल होगा। अब जब प्रिंसेस अपने गार्ड्स के रिग्रेट सुनती है, उसमें एकदम डिटर्मिनेशन आ जाती है और वो कहती है कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, चाहे कितना भी टाइम लगे, वो उनको ढूंढ लेगी। बाची स्माइल करता है और प्रिंसेस को बोलता है कि इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, न ही इतना टाइम लगेगा, क्योंकि उसको पता है वो लोग कहाँ हैं। फिर वो पूछता है कि क्या प्रिंसेस उस पर भरोसा करेगी। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि एमसी ने अचानक ये बात बोली। होशी बिना टाइम वेस्ट किए चिल्लाता है, पूछता है कि क्या बाईची सच में जानता है वो लोग कहाँ हैं और सीरियस मैटर पे मजाक ना करने को बोलता है। ग्लोरी बोलता है कि ये प्रोवा सच में सरप्राइजेस से भरा है और ये भी पूछता है कि क्या उसको पता है ये कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। प्रिंसेस मीना चुप रहती है, सोच में डूबी हुई। बाई क्लियर करता है कि वो मजाक नहीं कर रहा और पूछता है कि क्या उसने अब तक कभी उनको झूठ बोला है। होशी एग्री करता है कि कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद बाईची ने कभी धोखा नहीं दिया। मीना सीरियस हो जाती है और बोलती है कि वो लोग अब भी थोड़ी सी शंका रखते हैं प्रोवा के बारे में, क्योंकि इतनी आसानी से ये बर्डन उतर जाना सरेल लगता है, जबकि वो वर्स्ट के लिए रेडी। बाई प्रिंसेस के शोल्डर्स पे हाथ रखता है और बोलता है कि टेंशन न लो,
वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों, पर वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखा सकता है जहाँ वो बिट्रे करने वाले मर्सनरीज हैं, बस उनको फॉलो करना होगा। ये सुन के प्रिंसेस एकदम एम्बरेस हो जाती है, पर जल्दी से बोलती है कि वो प्रोआ पे ट्रस्ट करती है। होशी बाइची को प्रिंसेस के इतना करीब देख के बोलता है कि थोड़ा आराम से, क्योंकि वो एक लेडी है। पर ग्लोरी होशी से मजाक करता है कि प्रिंसेस तो कंप्लेन नहीं कर रही, तो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। इधर जली हुई जंगल में, जहां अंडरग्राउंड फायर हमेशा वेजिटेशन को स्कॉच करती है पर लाइफ को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया, बल्कि ये एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनाए रखता है। जो लोग ठंडी डैम्प नॉर्दर्न रीजन्स पसंद नहीं करते, उनके लिए ये बर्न जंगल एक ऑल्टरनेट सेटलमेंट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ अलग अलग वियर्ड क्रीचर्स रहते हैं, एक दूसरे का शिकार करते हैं सर्वाइव करने के लिए, पर हर हंटर एक दिन प्रे बन जाता है। एक ग्रुप कैंप फायर के पास जमा है, बर्न जंगल के बारे में शिकायत कर रहा है। बोलता है ये ह्यूमंस के लिए जगह नहीं है, क्योंकि लोकल इकोसिस्टम की वजह से हेलिश हीट सहना पड़ता है। एक और बंदा बोलता है कि जो लिजर्ड उन्होंने मारा वो काफ़ी टेस्टी निकला। यहाँ जस्ट अलायंस नाम का मर्सनरी ग्रुप कैंप कर रहा है, लगभग 30 मेंबर्स के साथ, लेवल 20 से 30 के बीच। वो बोलते हैं कि जो पैसा उन्होंने कमाया उसके सामने ये थोड़ी सी तकलीफ कुछ भी नहीं, और उनको प्रिंसेस मीना का शुक्रिया करना चाहिए जो इतनी आसानी से धोखा खा गई और अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर दी। मिशेल, एक लेवल 28 वॉरियर, बोलता है कि उसको समझ नहीं आता कि ये बर्न जंगल में क्यों रहना पड़ रहा है, वो सिटी जाके पैसा खर्च करना चाहता है। कोरा, एक लेवल 27 स्वॉर्ड्समैन, बोलता है कि बॉस ने कोई रीजन बताए थे पर एक्सप्लेन नहीं किया। यूरी, ग्रुप का डेप्यूटी कमांडर और लेवल 29 मेज इम्पेशेंट हो जाता है और बॉस से पूछता है कि और कितना वेट करना पड़ेगा। ये भी ऐड करता है कि फायर मेज होने के बावजूद उसको बर्न जंगल की हीट पसंद नहीं। तभी हेडेस, जस्ट अलायंस का लीडर, एक नेकलेस हाथ में लेके पास आता है। सबको उसकी बैक स्टोरी के बारे में क्यूरियोसिटी है। हेडेस स्माइल करता है और पूछता है कि वो क्या डिस्कस कर रहे थे। ये क्लियर करता है कि वो बहरा नहीं है और बताता है कि इतने दिन यहाँ वेट करने की वजह यह है कि वो श्योर नहीं है कि प्रिंसेस मीना और उसके गार्ड्स केव ऑफ लैमेंटेशन से एस्केप कर पाएंगे या नहीं। वो बोलता है कि इस वजह से उसको पछतावा हो रहा है कि उसने शुरू में ही उनको खत्म नहीं किया। मिशेल बॉस को बोलता है कि वो ज्यादा कॉशियस हो रहा है। वो कहता है कि प्रिंसेस और उसके गार्ड्स की एबिलिटीज को देखते हुए केव ऑफ लैमेंटेशंस में सरवाइव करने का कोई चांस नहीं है उनका। कारा मिशेल से एग्री करता है और अपनी जान दांव पे लगा के बोलता है कि प्रिंसेस मीना का ग्रुप प्लेग क्लैन का खाना बन जाएगा। पर यूरी गुस्से में आ जाता है, सोचता है कि प्रिंसेस ने उसके बॉस की काइंडनेस क्यों रिजेक्ट की। हेडीज उस मोमेंट को याद करता है जब प्रिंसेस उस पे चिल्लाई, उसके ग्रुप को इविल कहा और पूछा कि उसने उसका ट्रस्ट क्यों बिट्राई किया। जवाब में हेडीज ने उसका चेहरा पकड़ा और साफ किया कि उनके लिए ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी था, क्योंकि सब कुछ रिवॉर्ड के लेवल पर डिपेंड करता था। उनका जजमेंट का क्राइटेरिया काफ़ी फ्लेक्सिबल था। उसने जोर दिया कि उसने बिट्राई नहीं किया बल्कि उसकी हेल्प की। फिर उसने पूछा कि क्या वो सच में अपना कंट्री रिस्टोर करना चाहती है, क्योंकि उनकी हेल्प से उसको लेजेंडरी नेकलेस और उसके साथ उसकी वुमन बनने के बदले में काफ़ी साल तक कम मेहनत करनी पड़ेगी। वो खुद इस प्रपोजल से डिसगस्टेड था। प्रिंसेस ने कहा कि अगर वो उसके हाथों में आई तो वो जो चाहे कर सकता है, पर नेकलेस के बारे में सोचना भी बंद करे क्योंकि वो कभी नहीं देगी। उसने ये भी कहा कि वो मरना पसंद करेगी पर नेकलेस नहीं देगी। हैडी मुस्कुराया और पलट गया। वो बोलता है कि ये औरत बड़ी जिद्दी है, लगता है अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं करती। ये कहते हुए उसने अपने आदमियों को इशारा किया जो जल्दी से उसके गार्ड्स को मारने की तैयारी करने लगे। मर्सिनरीज का लीडर ने प्रिंसेस से पूछा कि क्या उसको अपने दोस्तों की जिंदगी की परवाह है। फिर उसने कहा कि ये लोग यूजलेस ट्रैश हैं पर उनकी लॉयल्टी ऑलमोस्ट एडमायरेबल है। इससे प्रिंसेस गुस्से से कांपने लगी। हेडी की क्रुएलिटी पे विश्वास नहीं हुआ पर वो कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि अगर उसने नेकलेस देने से मना किया तो उसके दोस्तों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सब याद करके हेडीज उस नेकलेस को पहन लेता है जो उसने प्रिंसेस से छीना था और बोलता है कि इस दुनिया के लोग काफ़ी स्टूपिड हैं, इसलिए यहाँ रहने के लायक नहीं। फिर वो प्रिंसेस का जिक्र करता है, उसको इनकम्पिटेंट बोलता है जिसकी एबिलिटीज़ उसके एम्बिशन से मैच नहीं करती। ये बोल के वो सबको बताता है कि वो बर्न जंगल में बस एक और रात रहेंगे और सुबह होते ही अंका के अगले गाँव के लिए निकल जाएंगे। सब जल्दी से हेडीज से एग्री करते हैं। एक वॉरियर एक लड़की का हाथ पकड़ाता है और बोलता है कि अब ये इन्फर्नल जगह छोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि उनको अपने रैंक्स में थोड़ा फ्रेश ब्लड चाहिए, क्योंकि वो ग्रुप की सारी औरतों से थक गया है। ये बोल के वो लड़की को कंधे पे उठा के चला जाता है। कहता है कि काफ़ी बातें हो गई, अब मसल स्ट्रेच करने का टाइम है। यूरी अपने दोस्त को देखते हुए बोलता है कि ये बंदा एक मिनट भी शांत नहीं रह सकता, या तो खा रहा है या सो रहा है या लड़ रहा है या औरतों के साथ एंजॉय कर रहा है, हमेशा एंडलेस एनर्जी के साथ। फिर यूरी हेडी से पूछता है कि वो प्रिंसेस के नेकलेस का क्या करेगा, क्योंकि बिना पर्पस के रखना स्मार्ट नहीं होगा। यह आइटम फॉर्च्यून की कीमत का है और जल्दी से बेच देना बेस्ट है, क्योंकि सारे 8 कंट्रीज प्रिंसेस मीना को उस नेकलेस के लिए ढूंढ रहे हैं।
मेस ये भी पॉइंट करता है कि अगर वो इसे सही से हैंडल करें तो जिंदगी भर खाने और रहने की टेंशन नहीं होगी। तभी हेडी एक कुराबो को अपने डैगर से मार देता है और यूरी से एग्री करता है। फिर वो फुटबॉल को साइड में फेंक देता है और बोलता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करने का सिंपल मिशन इतनी फॉर्च्यून लाएगा। वो आगे बोलता है कि वो नेकलेस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट सोच रहा है और एक स्पेसिफिक कंट्री को बेचने का प्लान है, पर सबसे करीब वाला ड्यूची ऑफ अलीना है। लेकिन ये लोग तो बस एक गरीबों का झुंड है, अपने लिए भी मुश्किल से पैसा बचा पाते हैं। फिर हैडिस सोचता है कि नेकलेस को काउंटी ऑफ हैज में बेचा जाए क्योंकि उनके पास सच में पैसा है। पर हैडिस बोलता है कि सुना है हैज और वेम्बाक के बीच बॉर्डर इश्यूज पे छोटी सी वॉर चल रही है। वो क्लियर करता है कि अभी नेकलेस बेचने का परफेक्ट टाइम है। हैडिस बताता है कि काउंटी ऑफ हैज, जिसका सिंबल लायन क्रेस्ट है, उसमें काउंट्स और नाइट्स की क्लासेस हैं और पेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक लायन क्रेस्ट से सिंबलाइज होते। वहाँ के पहाड़ और मिनरल रिसोर्सेज बहुत रिच हैं, ऑसम ब्लैकस्मिथ्स हैं और पावरफुल आर्मी भी। दूसरी तरफ डची ऑफ अलीना, जिसका रोज क्रेस्ट है, उसमें क्वीन, नोबल्स और कॉमनर्स की क्लासेस हैं, रोज क्रेस्ट से सिंबलाइज, जहाँ एग्रीकल्चरल फील्ड्स और फ्लावर गार्डन्स बहुत हैं, साथ ही अमेजिंग पेंटर्स और राइटर्स भी। और काउंटी ऑफ वेम्बाक, जिसका सिंबल बियर पॉ और एक्स है, उसमें काउंट्स, नाइट्स और कॉमनर्स हैं, बियर पॉ और एक्स से सिंबलाइज, जहाँ जंगलेस और हंटिंग ग्राउंड्स हैं और शानदार हंटर्स और कारपेंटर्स भी। हैडिस ये भी बोलता है कि उस छोटे से नेकलेस का इन्फ्लुएंस वॉर और पावर का सेंस है। वो बताता है कि इस कैओटिक दुनिया में भी नेकलेस अनचेंज्ड है और अफवाह है कि एक रॉयल ऑर्फन को इनहेरिट हुआ था जिसमें दुनिया बदलने की पावर है। कह सकते हैं कि नेकलेस की वैल्यू सारी वॉर्स के कॉम्बाइंड बेनिफिट से 10 गुना ज्यादा है। यूरी ये एक्सप्लेनेशन सुन के क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या नेकलेस सच में इतना पावरफुल है। वो सोचता है कि शायद वो नेकलेस रख के उसकी पावर से अपना कंट्री बना सके। हैडिस बोलता है कि उसने ये सोचा था, पर पिछले कुछ दिनों में स्टडी करने के बाद उसने कंक्लूड किया कि उनके हाथों में ये बस एक ऑर्डिनरी ज्वेल है क्योंकि उसको कोई पावर फील नहीं हुई। फिर वो खड़ा होता है और यूरी से बोलता है कि ये सब भूल जाओ, क्योंकि अगर कोई लंबी जिंदगी जीना चाहता है तो ऐसी पावर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए जो कंट्रोल नहीं हो सकती। वो ये भी क्लियर करता है कि वो कल्ट ऑफ सफरिंग के फेनेटिक्स जैसे नहीं है जो अपना फ्लैश और ब्लड पावर के बदले में देते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में पैसा कमाओ और खुशी से जियो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यूरी अपने लीडर से एग्री करता है पर फिर क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि हैडिस को इतने सारे सीक्रेट्स कैसे पता। हैडिस पलट के स्माइल करता है और बोलता है कि ये बात यूरी को जानने की जरूरत नहीं। फिर वो उसको डॉन के लिए मेंबर्स को तैयार करने को बोलता है क्योंकि वो एंका गांव पे बड़ा मूव करेंगे। कुछ टाइम बीत जाता है और प्रिंसेस का ग्रुप बर्न जंगल पहुंच जाता है। बैट जल्दी से जस्ट अलायंस मर्सनरी ग्रुप के पेट्रोल वाले मेंबर्स को खत्म कर देता है। ग्लोरी बोलता है कि ये लोग काफी कॉशियस हैं और अगर प्रोटैगोनिस्ट ने जल्दी एक्शन ना लिया होता तो पूरा कैंप अलर्ट हो जाता। वो बताता है कि जब मर्सनरीज अगले पेट्रोल के दौरान बॉडीज ढूंढेंगे तो पूरा कैंप हाई अलर्ट पे चला जाएगा क्योंकि उनका लीडर बहुत कॉशियस है। मीना प्रोटैगोनिस्ट के पास आती है और बोलती है कि मर्सनरी लीडर सच में बहुत मुश्किल है डील करना। न सिर्फ वो स्किल्ड है बल्कि उसका दिमाग भी बहुत शार्प है। वो सोचती है कि शायद उनको टेम्परेरी हार मान लेनी चाहिए और नेकलेस के लिए कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। पर बिचिर बोलता है कि अभी भी चांस है। सब जल्दी से शॉक हो जाते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या प्रोटैगोनिस्ट के पास सच में कोई प्लान है। प्रिंसेस बताती है कि उसका इनविजिबिलिटी स्पेल सिर्फ उस पे काम करता है, ग्रुप पे नहीं। वो ये भी बोलती है कि जब वो और ड्यू इनविजिबल हो जाएंगे तो स्पाइडर का एग्रो होशी और ग्लोरी पे शिफ्ट हो जाएगा, जो बहुत रिस्की है। होशी ये सुनता है और सबको बोलता है कि उसकी चिंता मत करो। क्लियर करता है कि अगर नेकलेस रिकवर हो जाता है तो स्पाइडर्स का थ्रेट कुछ भी नहीं। फिर वो ड्यू से बोलता है कि अगर वो मर गया तो प्रिंसेस का ख्याल रखना। टाइगर कब बोलता है कि वो रखेगा। तभी प्रोटैगोनिस्ट पलट के सबको क्लियर करता है कि अगर वो उसके प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो कोई नहीं मरेगा। बाची सबसे बोलता है कि वो कुछ आइटम्स एक्सेप्ट कर लें जो वो प्लान के लिए देगा। पहला है पोशन ऑफ सॉलिट्यूड, जो पी लेने से थोड़ी देर के लिए इनविजिबिलिटी मिलती है। इसमें कोई क्लास रेस्ट्रिक्शन नहीं है पर साइड इफेक्ट्स का पता नहीं। दूसरा है ओरिजिनल आर्टिफैक्ट फ्रॉम डीप स्पेस डिवाइन विस्पर्स, जो डीप स्पेस पायोनियर शिप की नेटिव टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है और 1000 मीटर के रेडियस में फ्री कम्युनिकेशन देता है। अगर स्पेशल कंडीशंस पूरे होते हैं तो स्पेस और डिस्टेंस के बावजूद भी बात हो सकती है। आखिर में आइस ग्रेनेड, एक मैजिकल डिवाइस जो एरिया फ्रीज इफेक्ट देता है और एनिमीज की मूवमेंट स्लो कर देता है। सब लोग प्रोटैगोनिस्ट के दिए आइटम्स देख के दंग रह जाते हैं। तुरंत सोचने लगते हैं कि ये नॉविस बंदा इतनी इनक्रेडिबल चीज़ें कहाँ से लाया, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता।
बाय बोलता है कि कैसे लाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट ये है कि इन आइटम्स के साथ उसका प्लान स्मूथली चल सकता है। मीना क्यूरियस होकर बोलती है कि शायद 8 नेशंस के किंग्स भी ये नहीं कर सकते जो प्रोटैगनिस्ट ने किया, क्योंकि ओरिजिनल डीप स्पेस आर्टिफैक्ट्स बहुत रेयर होते हैं और सिर्फ रॉयल्टी यूज करती है। ये नोबल्स और नाइट्स के लिए हाईएस्ट रिवॉर्ड होता है जो बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं। प्रिंसेस आगे बताती है कि डीप स्पेस ऑब्जर्वर्स अकेडमी के आने से रिप्लिकेटेड आइटम्स पॉपुलर तो हुए, पर उनके इंफीरियर फंक्शंस ने ओरिजिनल की वैल्यू और बढ़ा दी। 8 कंट्रीज में एक रिलीजियस कल्ट भी है जो ओरिजिनल डीप स्पेस आर्टिफैक्ट्स की पूजा करता है, जिसमें नोबल्स भी फॉलोअर्स हैं। वो बताती है कि ये डीप स्पेस ऑब्जर्वर्स अकेडमी एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो 8 नेशन से अलग है। वो रिवर्स इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स को मिलिट्री पावर में कन्वर्ट करके हाईएस्ट बिडिंग कंट्रीज को बेचते हैं। उनकी रिसर्च ने ह्यूमन वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ाया है, पर साथ ही ह्यूमंस को और वॉयलेंट भी बना दिया है। वैसे ओरिजिनल डीप स्पेस आर्टिफैक्ट्स ब्लैक मार्केट में बहुत कोवेटेड हैं और उनकी प्राइस एग्जॉर्बिटेंट होती है। प्रिंसेस की एक्सप्लेनेशन सुन के प्रोटैगनिस्ट उससे सवाल करता है कि क्या उसने अपने एंसेस्ट्रल आइटम्स ब्लैक मार्केट पे मर्सनरीज हायर करने के लिए यूज किए और इस प्रोसेस में अपना सारा पैसा और एंसेस्ट्रल नेकलेस खो दिया। ये सुन के वो शॉक हो जाती है, सोचती है कि प्रोटैगनिस्ट को ये इन्फो कैसे पता। वो कैजुअली बोलता है कि उसने बस गैस किया, पर अंदर से सोचता है कि उसको उसके बारे में सब कुछ पता है। फिर वो उसको रीअश्योर करता है कि चिंता न करे, सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा। मीना प्रोटैगनिस्ट के वर्ड से एम्बैरेस फील करती है, सोचती है कि वो हमेशा कंफर्ट देने में कामयाब होता है। तभी एक सिस्टम मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि मेन मिशन अपडेट हो गया है। उससे प्रिंसेस मीना को स्टार को रिकवर करने में हेल्प करनी है। मिशन का रिवॉर्ड है न्यू अकाउंट के लिए ज्यादा अनलॉक पॉइंट्स। वो इससे खुश हो जाता है, सोचता है कि उसकी विश पूरी हो गई और फिर सिस्टम से पूछता है कि न्यू अकाउंट अनलॉक रिवॉर्ड्स के लिए और कौन से तरीके हैं। सिस्टम बताता है कि अभी 3 तरीके हैं। पहला, डेजिग्नेटेड टास्क कंप्लीट करो, दूसरा, डिजर्टर्स को हराओ और तीसरा, सोल पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके रिडीम करो। बाची सोचता है कि ये मेथड्स इतने टफ नहीं हैं और प्लान बनाता है कि प्रिंसेस को स्टार को रिकवर करने के बाद ज़्यादा पॉइंट्स गैदर करेगा। वो नोट करता है कि उसके करंट प्लान में बस एक अनसर्टेन फैक्टर है जिसको रियल कॉम्बैट में वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर वो सबको तैयार होने को बोलता है क्योंकि वो बॉस के नेस्ट के करीब पहुंच रहे हैं और कम्युनिकेटर्स एक्टिवेट करने को कहता है ताकि प्लान के दौरान कांस्टेंट कांटेक्ट में रहें। इसके साथ सब लोग तुरंत एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं।